जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि पल्ली चंदन। यानी पल्ली चंदन का मतलब हो गया जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदानी या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों इत्यादि, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताम्रपत्र, तालपत्र, के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इसने अपने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना मुश्किल है कि साधारण मर्द और औरतों का जीवन इन्हीं राज्यों में कैसा था।
12वीं शताब्दी की तमिल कीर्ति पेरिया पूर्णम के अनुसार अडनूर की सरहदों पर पूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुल आया। पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों की उठाए उछलते चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे, उनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे इन्हें पाँव फटने से पहले तगड़े पुलई यानी पुलिया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाक लगाते हुए भाग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी बीच की छाया में फैलती थी। तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक चला। 7वीं से 10वीं सदी तक। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। यहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाह द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर युवक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही।